लूसेंट सब्जेक्टिव बुक इतिहास का प्रथम टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज इस सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। जितने भी एमसीक्यू इस टॉपिक से बने हैं, तो पहला प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ पहला हो गया, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक उपकरण जो है यह प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद होगा, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेद व्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? चौथा प्रश्न बताइएगा, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, वेदों के संकलनकर्ता हैं वेद व्यास। सही उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। अगला प्रश्न है, वेदों को भारतीय परंपरा में क्या माना जाता है? वेदों को भारतीय परंपरा में क्या माना जाता है? तो अपरूष से माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा अपरूष से। देखिए यहाँ पर दिया गया है, भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपरूष मानी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका अपरूष से। छठा प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या बताइएगा कितनी है? तो वेद कितने हैं? 4। सही उत्तर आपका हो जाएगा 4। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? अगला जो प्रश्न है बताइएगा, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? तो इसमें से आयुर्वेद जो है यह वेद नहीं है, ये एक प्रकार का औषधि है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ये 10 मंडल होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? 9वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1028। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के मंत्रों के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के, देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा होत्र। अगला प्रश्न बताइएगा, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? गायत्री मंत्र बताइएगा किस मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र देखिए यहाँ पर दिया गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, 3रे मंडल। अगला है प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर बी हो जाएगा 9वां। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल बताइएगा कौन सा है? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां है। अगला है, पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? पुरुष सूक्त का संबंध किससे है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से पुरुष सूक्त का संबंध है। अगला है, चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में है? चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारों वर्णों की उत्पत्ति पुरुष सूक्त में है। सही उत्तर डी हो जाएगा, पुरुष सूक्त। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो अधन्य शब्द का संबंध जो है बुक में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है। सही उत्तर हो जाएगा गाय। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? देखिए, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। अगला है, ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को क्या कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसा पूर्व। देखिए, यहाँ पर दिया गया है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। सही उत्तर आपका होगा ईसा पूर्व। एडी का पूर्ण रूप बताइए क्या होगा? तो एनो डोमिनी होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा एनिनो डोमिनी। अगला जो क्वेश्चन है, एनेनो डोमिनी का अर्थ क्या है? एनेनो डोमिनी का अर्थ जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर का वर्ष। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ईश्वर का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? 1904 ईस्वी में ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा विसेंट आर्थर स्मिथ होंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा विसेंट। अगला प्रश्न है, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसके आक्रमण के विशेष महत्व दिया गया है? ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसके आक्रमण को विशेष महत्व दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त के विशेष महत्व दिया गया है ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में। यहाँ पर देखिए दिया गया है सिकंदर का आक्रमण का वर्णन मिलता है इसमें। विंसेंट स्मिथ के अनुसार भारत में किस प्रकार का शासन था? विंसेंट स्मिथ के अनुसार भारत में किस प्रकार का शासन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेच्छाचारी शासन था। स्वेच्छाचारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वामना अवतार में 3 पगों की गाथा का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? वामना अवतार में 3 पगों की गाथा का प्राचीनतम स्रोत बताइए कौन है? तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। सही उत्तर होगा ऋग्वेद। वामन अवतार के पिता का नाम क्या था? वामन अवतार के पिता का नाम बताइए। तो देखिए, उनके पिता कश्यप ऋषि थे। सही उत्तर हो जाएगा कश्यप ऋषि। अगला जो क्वेश्चन है, वामन अवतार की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था उनका अदिति। सही उत्तर होगा अदिति इसका। अगला जो क्वेश्चन है, वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? वामन अवतार का उद्देश्य बताइएगा क्या था? तो इनका जो उद्देश्य था इंद्र को स्वर्ग दिलाना। सही उत्तर हो जाएगा सी, इंद्र को स्वर्ग दिलाना। देखिए, यहाँ पर दिया गया है इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना। अगला है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो देखिए, दिया गया है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250। सही उत्तर होगा डी, 250।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो किया गया है 200। देखिए यहाँ पर दिया गया है अग्नि के लिए 200। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? वैदिक साहित्य में देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। सही उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण। यूनेस्को ने ऋग्वेद को पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कब शामिल किया? यूनेस्को ने ऋग्वेद के पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कब शामिल किया? देखिए 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है 30 पांडुलिपियों को। सही उत्तर हो जाएगा 2007। अगला है, आयुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? आयुर्वेद का मुख्य विषय बताइएगा क्या है? तो इसका हो जाएगा, आयुर्वेद का मुख्य विषय है यज्ञ विधि। सॉरी, अर्जुवेद है यहाँ पर, सॉरी देख लीजिएगा गलती पढ़ा गया है। अर्जुवेद का मुख्य विषय क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यज्ञ विधि। यहाँ पर दिया गया है, अर्जुवेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो गया यज्ञ विधि। अर्जुवेद के पठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्जुवेद के पठकर्ता को बताइएगा क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसके पठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। सही उत्तर होगा अध्वर्यु। अर्जुवेद किस रूप में लिखा गया है? अर्जुवेद बताइएगा किस रूप में लिखा गया है? तो अर्जुवेद जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। सही उत्तर होगा गद्य एवं पद है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ बताइएगा क्या होगा? तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा 35 का सही उत्तर आपका हो जाएगा गान। सामवेद का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर देख लीजिए आप, सामवेद, तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। राइट उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा गान। अगला प्रश्न है, सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सही उत्तर होगा संगीत का जनक कहा जाता है। राइट आंसर संगीत होगा। सामवेद के अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? सामवेद के अधिकांश जो मंत्र है किस वेद से लिया गया है? तो अर्जुवेद से लिया गया है। सही उत्तर होगा अर्जुवेद। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? अथर्ववेद में बताइएगा कुल कितने कांड हैं? तो अथर्ववेद में कुल कांडों की संख्या जो है 20 है। राइट आंसर हो जाएगा 20। देखिए, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 पाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। तो इसका सही उत्तर 38 का हो जाएगा 20। अगला है, अथर्ववेद को किस नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्मवेद, अथर्वा, गढ़ऋषि वेद, भीष्म वेद, क्षेत्रवेद, यानी इसमें सही उत्तर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? तो सही उत्तर हो जाएगा 12वें कांड में हो जाएगा। राइट आंसर देखिए यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख
मिलता है। अथर्ववेद में किस प्रकार के विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में किस प्रकार के विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव जीवन की सभी पक्ष। राइट आंसर होगा मानव जीवन की सभी पक्ष का विस्तृत वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? सॉरी, इसको काट दीजिए आपसे। अब क्वेश्चन देखिए, जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जादू टोना का उल्लेख जो है मिलता है अथर्ववेद में। सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? तो सही उत्तर होगा कुरु को राजा कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साभा एवं समिति को किसकी पुत्रिया कहा गया है? साभा एवं समिति को किसकी पुत्रिया कहा गया है? तो 44 का हो जाएगा सी प्रजापति। ऋग्वेद की जीवित शाखा कौन सी है? ऋग्वेद की जीवित शाखा बताइए कौन सी है? तो शाकल जो है ऋग्वेद की जीवित शाखा है। अगला प्रश्न है, अर्जुवेद को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? अर्जुवेद को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर होगा 2 शाखाओं में इसको विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें साभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है, एकमात्र जीवित शाखा है। देखिए यहाँ पर दिया गया 2 शाखाओं में बांटा गया है। अगला प्रश्न बताइएगा, शुक्ल अर्जुवेद की किस शाखाएं कौन सी शाखाएं हैं? शुक्ल अर्जुवेद की शाखाएं कौन सी है? 47 नंबर प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, शुक्ल अर्जुवेद की शाखाएं कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य दिन और कांड। राइट आंसर आपका बी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं माध्य दिन और कांडव शुक्ल अर्जुवेद अथवा वाजसेन साहित्य की शाखाएं हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। सामवेद की शाखाएं कौन सी है? सामवेद की शाखाएं बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सामवेद की शाखाएं दिया गया है, कोथुम, राणानियम, जैमिनीय, तलवरकार। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, कोथुम, राणानिय, जैमिनीय। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद की कौन सी संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है? अथर्ववेद की कौन सी संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है? तो शौनक। इसका सही उत्तर हो जाएगा शौनक। देखिए यहाँ पर दिया गया है, शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद बताइएगा कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। सही उत्तर होगा ऋग्वेद। देखिए यहाँ पर दिया गया सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे नवीन यानी बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सही उत्तर होगा अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ किस उद्देश्य से लिखे गए थे? ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह किस उद्देश्य से लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का, दोनों वेदों की व्याख्या के लिए। राइट आंसर होगा वेदों की
व्याख्या। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये किस वेद से संबंधित है? तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण बताइएगा किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण जो है अर्जुवेद से संबंधित है। सही उत्तर होगा अर्जुवेद। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय बताइएगा क्या है? तो दर्शन एवं कर्मकांड। सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, आरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। सही उत्तर होगा दर्शन एवं कर्मकांड। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की कुल संख्या बताइए। देखिए तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। सही उत्तर होगा 108। जाबलोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? जाबलोपनिषद में बताइएगा किसका उल्लेख मिलता है? तो जाबलोपनिषद में जो उल्लेख मिलता है यह 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा 4 आश्रम। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है। नारद मुनि किस विषय से संबंधित है? नारद मुनि बताइएगा किस विषय से संबंधित है? तो नारद मुनि जो हैं यह न्याय विषय से संबंधित है। सही उत्तर होगा न्याय। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, जाबलोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो जाबलोपनिषद जो है इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है जाबलोपनिषद। तो जाबलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा सी 4 आश्रम। देखिए यहाँ पर दिया गया जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी है? देखिए यहाँ पर दिया गया स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सही उत्तर होगा सी मनुस्मृति। मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ माना जाता है? तो मनुस्मृति जो है यह गुप्त काल का, देखिए नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। सही उत्तर 63 हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन जो है मनुस्मृति किस काल का मानव ग्रंथ माना जाता है? किस काल का मनुस्मृति? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन को आंसर ढूंढते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानव ग्रंथ है। सही उत्तर हो जाएगा शुंग काल। अगला प्रश्न बताइएगा, नारद स्मृति किस विषय से संबंधित है? नारद स्मृति जो है यह किस विषय से संबंधित है? तो यह न्याय विषय से संबंधित है। सही उत्तर होगा न्याय। नारद स्मृति में कुल कितने प्रकरण हैं? नारद स्मृति में कुल कितने प्रकरण हैं? देखिए इसमें कुल 18 प्रकरण हैं। सही उत्तर होगा 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं इसमें। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग को बनाया गया? 66 नंबर क्वेश्चन है, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग बनाए गए?
तो इसका सही उत्तर होगा 6। देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा वेदांग किससे संबंधित है? शिक्षा वेदांग जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा जो है उच्चारण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्चारण। शिक्षा वेदांग जो है यह उच्चारण से संबंधित है। निरुक्त वेदांत किससे संबंधित है? निरुक्त वेदांत बताइएगा किससे संबंधित है? तो निरुक्त वेदांत जो है वेदांग यह संबंधित है व्युत्पत्ति से। सही उत्तर होगा व्युत्पत्ति। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य बताइएगा क्या था? इसका सही उत्तर होगा ज्ञान को संक्षिप्त रूप से रखना। देखिए यहाँ पर दिया गया है सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप में संरक्षित करना। अगला है क्वेश्चन, कल्प सूत्र किससे संबंधित है? कल्प सूत्र बताइएगा यह किससे संबंधित है? तो कल्प सूत्र जो है आप देख सकते हैं बुक में भी, इसका कल्प सूत्र जो है यह संबंधित है कर्म कांड से। सही उत्तर होगा कर्म कांड। अगला प्रश्न बताइएगा, गृह सूत्र किससे संबंधित है? गृह सूत्र जो है यह किससे संबंधित है? तो गृह सूत्र देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, गृह सूत्र गृहस्थ धर्म से संबंधित है। गृहस्थ धर्म, सही उत्तर हो जाएगा गृहस्थ धर्म। अगला है शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र बताइएगा किससे संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है यह ज्यामिति से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ज्यामिति। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदियों की ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा माना गया है? सबसे प्राचीन धर्म सूत्र बताइएगा कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन माना गया है। तो सही उत्तर होगा सी, गौतम। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता बताइएगा कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता जो हैं पाणिनि है। सही उत्तर होगा पाणिनि। पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? पुराणों की कुल संख्या बताइए। तो देखिए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण बताइएगा। तो देखिए सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है यह मत्स्य पुराण है। सही उत्तर 76 का हो जाएगा मत्स्य पुराण। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं जो है यह किससे संबंधित है? तो यह बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा बी, बुद्ध के पूर्व जन्म। कथावस्तु किस धर्म का ग्रंथ है? कथावस्तु किस धर्म का ग्रंथ है? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यहाँ देख भी सकते हैं आप, कथावस्तु जो है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के ग्रंथों को बताइएगा क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम इसका सही उत्तर होगा। कल्प सूत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? कल्प सूत्र के रचयिता बताइए। तो कल्प सूत्र के रचयिता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु इसका सही उत्तर होगा कल्प सूत्र।
देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कहाँ हुआ था? जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन बताइएगा कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका गुजरात के वल्लभी नगर में अंतिम रूप से संकलित हुआ था ईसा की 6ठी सदी में। सही उत्तर हो जाएगा वल्लभी। गुजरात के वल्लभी में इनका अंतिम संकलन हुआ। अर्थशास्त्र के लेखक बताइए कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक बता दीजिए कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के कितने अधिकरणों में विभाजित है? अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र जो है यह विभाजित है 15। सही उत्तर होगा इसका 15। देखिए यहाँ पर दिया गया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 80 प्रकरणों में विभाजित है। तो 15 इसका सही उत्तर होगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक बताइए कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कल्हण। सही उत्तर होगा कल्हण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? राजतरंगिणी में बताइएगा कितने सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राजतरंगिणी में जो सर्ग की संख्या है 8 है। देखिए इसमें दिया गया है राजतरंगिणी राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, यानी सही उत्तर होगा बी 8 सर्ग। चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा का बताइए यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। सही उत्तर होगा अरबी भाषा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता बताइएगा। तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा लिपि का। देखिए अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर होगा बी लिपि। गार्गी संहिता के रचयिता कौन है? गार्गी संहिता के रचयिता बताइएगा कौन है? तो गार्गी संहिता के रचयिता हो जाएंगे कात्यायन। कात्यायन इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर दिया गया है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता है? 91 क्वेश्चन है, हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है, यानी इतिहास का जनक इसका सही उत्तर होगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सही उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक बताइएगा कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो हैं 93 का होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है इंडिका पुस्तक के लेखक। देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य जुगुन समाज
एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। राइट आंसर बी मेगास्थनीज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है डाइमेकस किसके दरबार में आया था। डाइमेकस देखिए, यह डाइमेकस जो है यह किसके दरबार में आया था। तो यह जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक बताइएगा कौन है। तो सही उत्तर होगा नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लिनी। प्लिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का। अगला प्रश्न है फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था। फैयान जो है देखिए यहाँ पर ये फैयान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है हैंसोंग भारत कब आया था। हैंसोंग जो है यह भारत कब आया था। तो हैंसोंग भारत आया था 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। सही उत्तर होगा 629। हैंसोंग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है। हैंसोंग के यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए क्या है। सही उत्तर हो जाएगा 98 का सीयूकी। सीयूकी उसके यात्रा वृत्तांत का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बताइए कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य शीलभद्र जो है। देखिए यहाँ पर दिया गया है हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। सही उत्तर होगा शीलभद्र। इति सिंह किस शताब्दी में भारत आया था। इति सिंह जो है यह किस शताब्दी में भारत आया था। तो सही उत्तर होगा 101 का 100 का 7वीं शताब्दी में। इति सिंह किस शताब्दी में भारत आया था। तो 7वीं शताब्दी में। देखिए यहाँ पर दिया गया है इति सिंह जो है यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अगला है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है यह किसके साथ भारत आया था। तो देखिए अलबरूनी जो है यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। सही उत्तर होगा महमूद गजनी। महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति कौन है। तो किताब उल हिंद। सही उत्तर हो जाएगा किताब उल हिंद इसकी प्रसिद्ध कृति है। किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है। किताब उल हिंद जो है कितने अध्यायों में विभाजित है। तो यह जो है 80 अध्यायों में विभाजित है। सही उत्तर होगा 80। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है। इब्न बतूता जो है इसके यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है। तो रेहला। रेहला इसका सही उत्तर होगा। इब्न बतूता भारत कब आया था। इब्न बतूता जो है यह भारत कब आया था। तो 105 का हो जाएगा। यह जो भारत आया था 1333 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी एवं या न्यायाधीश नियुक्त किया।
इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने बनाया? तो देखिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। तारानाथ किस देश का लेखक था? तारानाथ बताइएगा यह किस देश का लेखक था? तो देखिए यहाँ पर दिया गया तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। सही उत्तर होगा बी तिब्बत। मार्को पोलो भारत की शताब्दी में आया था? मार्को पोलो जो है यह भारत की शताब्दी में आया था। तो 13वीं मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। सही उत्तर होगा 13वीं शताब्दी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए दिया गया भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एल्केजेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एल्केजेंडर कनिंघम सही उत्तर हो जाएगा। बेगाज कोई अभिलेख किस काल से संबंधित है? 110 नंबर प्रश्न है। बेगाज कोई अभिलेख किस काल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा 1400 ईस्वी ईसा पूर्व। सही उत्तर बी होगा 1400 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बेगाज कोई से वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। सही उत्तर होगा 1400 ईसा पूर्व। बेगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? बेगाज कोई अभिलेख में बताइएगा किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो मित्र, वरुण और इंद्र का। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी मित्र, वरुण और इंद्र का वर्णन मिलता है बेगाज कोई अभिलेख में। देखिए यहाँ पर दिया गया है वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का विवरण मिलता है। हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ बताइएगा कहाँ स्थित है? तो यह विदिशा में स्थित है। देखिए यहाँ पर दिया गया हेलियोडोरस के वेसरनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। वेसरनगर विदिशा में स्तंभ स्थित है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? दुर्भिक्ष का पहला उल्लेख बताइएगा। तो देखिए सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सही उत्तर होगा सहगौरा। अगला जो क्वेश्चन है हुण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? हुण आक्रमण की जानकारी बताइएगा किस अभिलेख से मिलती है? तो हुण आक्रमण की जानकारी जो है यह मिलती है भीतरी स्तंभ लेख। सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सही उत्तर होगा भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का बताइएगा। देखिए बुक में पढ़िए सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण्य अभिलेख से प्राप्त होता है। सही उत्तर होगा एरण्य अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की जानकारी बताइएगा किस अभिलेख से मिलता है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बुर्ज होम किस प्रकार का पुरा स्थल है? बुर्ज होम किस प्रकार का पुरा स्थल है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया कश्मीरी नव पाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावर्ष यानी गाड़ा घर का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही उत्तर अब हो जाएगा 118 का
नवपाषाण, देखिए नवपाषाणिक पूरा स्थल है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा नवपाषाण। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्का जो था उसे क्या कहा जाता था? तो देखिए प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कर्षार्पण कहा गया है। सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत किसने की? सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत किसने की? तो सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। यवन शासक इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 121 क्वेश्चन है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह कलिंग राजा खारवेल, सही उत्तर हो जाएगा, खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? जूनागढ़ अभिलेख जो है यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह रुद्रदामन प्रथम। देखिए जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, सही उत्तर होगा डी रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख बताइएगा। तो देखिए नासिक अभिलेख गौतम वलश्री से संबंधित है, गौतमी वलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ, तो देखिए प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अगला है मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर जो है यह मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख किसका है? ग्वालियर अभिलेख बताइएगा। तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? देवपाड़ा अभिलेख बताइएगा यह किससे संबंधित है? तो देवपाड़ा जो है देख लीजिए बुक में, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है, विजय सेन। अगला है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को बताइए क्या कहा जाता है? तो देखिए दिया गया है अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी इपिग्राफी कहलाता है। पूरा लेख शास्त्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूरा लेख शास्त्र। प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह देखिए आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। सबसे पहले प्राकृतिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से मिलने लगता है? 131 प्रश्न है अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से मिलने लगता है? तो देखिए अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है, यानी दूसरी सदी इसका सही उत्तर होगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग कब से शुरू हुआ? अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग कब से शुरू हुआ? देखिए अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। 9वीं-10वीं सदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के किस सिक्के से उसके संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है? समुद्रगुप्त के किस सिक्के से संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है? तो देखिए समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, यानी वीणा बजाते हुए सिक्के से।
अरिकमेडु से किस देश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु से किस देश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो देखिए दिया गया है बुक में, अरिकमेडु से पुडुचेरी के निकट जो अरिकमेडु है यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, यानी लूसेंट सब्जेक्टिव बुक आप निकालिएगा इतिहास, तो उसमें आपको प्रथम टॉपिक देखने को मिलेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इस टॉपिक से टोटल 135 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू कराया गया है, जो कि एकदम रियल क्वेश्चन है। इसी बुक से टाइप बाय टाइप, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन बताइएगा आप कमेंट में इसका आंसर। भारत के प्रारंभिक विदेशी संबंध किन क्षेत्रों से स्थापित हुआ? पहला है चीन और जापान, दूसरा है बर्मा, माल्या, कंबोडिया, जावा, तीसरा है अमेरिका और यूरोप, चौथा है अफ्रीका और अरब। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगला सेट आपको अपलोड किया जाएगा लूसेंट सब्जेक्टिव बुक इतिहास का दूसरा टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल, यानी आप प्रयाग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट पढ़िएगा। इसके बुक के साथ एमसीक्यू आपको कराया जाएगा अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लूसेंट का ओरिजिनल कंटेंट इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो क्वेश्चन हम 135 नंबर पूछे हैं इसका कमेंट में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।